जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक युवा दलित नेता एक कमरे में खुद को बंद किए हुए है। बाहर एक बेकाबू हिंसक भीड़ दरवाजा तोड़ने पर उतारू है। सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि ये कोई फिल्म नहीं है। ये 1995 का वो कुख्यात गेस्ट हाउस कांड है जिसने उत्तर प्रदेश की सत्ता की पूरी बुनियाद को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। आज इसी ऐतिहासिक घटना की गहराई में चलते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक हिंसक राजनीतिक घेराबंदी ने एक मुख्यमंत्री को कैसे जन्म दिया। ये सिर्फ एक विवाद भर नहीं था, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था, सत्ता परिवर्तन का एक ऐसा अल्टीमेट कैटलिस्ट जिसने राज्य की राजनीति का पूरा रुख ही पलट दिया। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। भाग एक नेता का निर्माण। साल था 1977। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक बड़ा सम्मेलन चल रहा था। मंच पर थे उस दौर के दिग्गज समाजवादी नेता राजनारायण। अपने भाषण में जब उन्होंने दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, तो तभी 21 साल की एक लॉ स्टूडेंट ने सरेआम मंच पर आकर उन्हें चुनौती दे डाली। उनका सीधा सवाल था कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया है, तो बार बार हरिजन क्यों बोला जाता है। इस बेबाक और निडर रवैये ने वहां मौजूद दलित आयोजक कांशीराम का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। कांशीराम सीधे उस छात्रा के घर इंद्रपुरी पहुंच गए। वो छात्रा उस वक्त आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी। कांशीराम ने एक बहुत ही खरी और साफ बात कही। उन्होंने कहा, अधिकारी तो सिर्फ नेताओं की सुनते हैं, नेता बनो, सत्ता हासिल करो। इस एक छोटी सी सलाह ने उस छात्रा को आईएएस का सपना छोड़कर सिस्टम को सीधे तौर पर बदलने के रास्ते पर ला खड़ा किया। राजनीति का ये नया रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरुआत में संसाधनों की भारी कमी थी। 1984 में कैराना चुनाव में 44,000 वोटों से हार मिली। फिर 1985 के बिजनौर उपचुनाव में हार। 1987 के हरिद्वार उपचुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त। लेकिन हर हार के साथ जनाधार बढ़ता ही गया और आखिरकार 1989 में बिजनौर से लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने अपनी पहली बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर। भाग 2, सपा बसपा गठबंधन। 1992 के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उस वक्त एक नारा बहुत मशहूर हुआ था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा ही काफी है ये समझने के लिए कि कैसे कट्टर राजनीतिक दुश्मन भी सिर्फ मजबूरी के चलते एक साथ आ गए थे। उस वक्त बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था और उसे रोकने के लिए इस गठबंधन का बनना लगभग तय था। 1993 के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी को 109 सीटें मिली और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें। इसी गणित ने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया और इस सरकार में बीएसपी एक बेहद अहम सहयोगी की भूमिका में आ गई। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। आधिकारिक तौर पर भले ही मुलायम सिंह यादव सीएम थे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबको पता था कि कांशीराम एक सुपर सीएम की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसी खबरें भी थीं कि कांशीराम अक्सर लुंगी और बनियान जैसे अनौपचारिक कपड़ों में होते थे और आधिकारिक मुख्यमंत्री को अपने गेस्ट हाउस में बुलाकर घंटों इंतजार करवाते थे। जाहिर है अंदर ही अंदर भारी तनाव पनप रहा था। और फिर वो हुआ जिसका डर था। भाग 3, गठबंधन का पतन। 23 मई 1995, यही वो तारीख थी जब दोनों बड़े नेताओं के बीच बातचीत पूरी तरह से टूट गई और एक बड़े सियासी तूफान की नींव पड़ गई। और फिर आया वो नंबर जिसने सब बदल दिया, 282। 1 जून को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा को एक चिट्ठी सौंपी गई। इस चिट्ठी में 282 विधायकों के समर्थन का दावा था और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से आधिकारिक तौर पर समर्थन वापस ले लिया गया। सत्ता का पूरा खेल पलट चुका था। अब यहाँ एक कानूनी पेच समझना बहुत जरूरी है। दल बदल विरोधी कानून का 1/3 नियम। इसके मुताबिक अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए किसी भी पार्टी के कम से कम 1/3 विधायकों का एक साथ टूटना जरूरी होता है। इसी गणितीय मजबूरी ने उन हालातों को जन्म दिया जहां सरकार बचाने के लिए कथित तौर पर बल प्रयोग का सहारा लिया गया। 2 जून को अचानक बीएसपी खेमे में हड़कंप मच गया। खबरें आने लगीं कि राज बहादुर की अगुवाई में बीएसपी के 12 विधायक अचानक समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए हैं। अपनी गिरती हुई सरकार को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये एक बहुत ही आक्रामक काउंटर मूव था जिसने बेचैनी को और बढ़ा दिया। हालात तेजी से बेकाबू हो रहे थे
और अब हम पहुंचते हैं उस खौफनाक दोपहर पर। भाग 4, गेस्ट हाउस कांड। तारीख 2 जून 1995। शाम के करीब 4 बज रहे थे। लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में एक बंद दरवाजे के पीछे बीएसपी विधायकों की बहुत अहम बैठक चल रही थी। तभी लाठी डंडों से लैस सैकड़ों समर्थकों की एक हिंसक भीड़ ने गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया। हवा में गालियां, धमकियां और जाति सूचक शब्द गूंज रहे थे। ये कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि सत्ता पर कब्जे के लिए एक सीधा आक्रमण था। गेस्ट हाउस के दरवाजे बुरी तरह तोड़ दिए गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि विधायकों को घसीटकर गाड़ियों में भरा जा रहा था ताकि उनसे जबरदस्ती समर्थन के कागजों पर साइन करवाए जा सकें। इस खौफनाक मंजर के बीच खुद को बचाने के लिए मायावती को कमरा नंबर 2 में अंदर से कुंडी लगाकर खुद को कैद करना पड़ा। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इस पूरे अराजकता के दौरान पुलिस कथित तौर पर मूक दर्शक बनी रही। बताया जाता है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह बस एक कोने में खड़े सिगरेट पी रहे थे। कथित तौर पर उनका कहना था कि उन्हें ऊपर से आदेश मिले हैं कि कोई दखलंदाजी न की जाए। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ लोग ढाल बनकर खड़े हुए। कमरा नंबर 2 की हिफाजत करने वालों में कुछ ईमानदार पुलिस अफसर थे, एसएचओ विजय भूषण और एसओ सुभाष सिंह बघेल। और सबसे दिलचस्प नाम था बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी का। राजनीतिक दुश्मनी भुलाकर इन लोगों ने उस हिंसक भीड़ का शारीरिक रूप से सामना किया। आखिरकार रात के 10:30 बज चुके थे। जब जिला अधिकारी राजीव खेर मौके पर पहुंचे, तब जाकर स्थिति कुछ संभली। उन्होंने तुरंत लाठीचार्ज का आदेश दिया। राज्यपाल द्वारा भेजे गए अतिरिक्त बलों की मदद से आखिरकार भीड़ को खदेड़ा गया। और तब जाकर कई घंटों की दहशत के बाद उस कमरे का दरवाजा खुला। लेकिन प्रशासनिक ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। ठीक उसी रात 11 बजे गेस्ट हाउस की बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह से काट दी गई। और जिस जिला अधिकारी राजीव खेर ने लाठीचार्ज का आदेश देकर भीड़ को हटाया था, उसी रात तुरंत प्रभाव से उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ये निर्वर्तमान सरकार द्वारा कथित तौर पर उठाया गया एक त्वरित जवाबी कदम था। जब अगली सुबह हुई तो राजनीति हमेशा के लिए बदल चुकी थी। भाग 5, घटना के बाद के परिणाम और राजनीतिक विरासत। इस पूरे कांड की जांच के लिए रमेश चंद्र कमेटी बनाई गई। 89 पन्नों की इस आधिकारिक रिपोर्ट का निष्कर्ष बहुत चौंकाने वाला था। रिपोर्ट में सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव पर एक आधिकारिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया। मुख्य सबूत के तौर पर यह बताया गया कि घटना से ठीक पहले लखनऊ के कई प्रमुख अधिकारियों का एक सोची समझी योजना के तहत ट्रांसफर किया गया था। हम यहाँ सिर्फ आधिकारिक रिपोर्ट के तथ्य रख रहे हैं, लेकिन इस घटना ने जो व्यक्तिगत घाव दिए वो कभी नहीं भरे। अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष में मायावती लिखती हैं, उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने के लिए किया, बल्कि मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। इस गहरे ट्रॉमा का ही असर था कि इसके बाद सार्वजनिक जीवन में उन्होंने साड़ी पहनना हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। जब राजनीतिक गठबंधन समान विचारधारा के बजाय सिर्फ सत्ता की मजबूरियों के तहत बनाए जाते हैं, तो उनके टूटने की असली कीमत आखिर कौन चुकाता है? ये सवाल सिर्फ 1995 की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि आज की आधुनिक राजनीति के मूल ढांचे पर भी गहराई से सोचने को मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।